वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। ये जो चैनल है डेली करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स पे के नाम से ही है, इसको देखो दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। एक सेगमेंट होगा जिसमें जो करंट अफेयर्स हैं, जो सारे एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट हैं, वो आपके कवर किए जाते हैं। जो जनरल करंट अफेयर्स हैं वो मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे, ठीक है, उस दिन आएंगे। सॉरी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आएंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस, क्योंकि एक अलग चीज़ हो जाता है, इसमें कंसेप्ट हो जाते हैं और अधिकतर बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होता नहीं है, इसके लिए सेगमेंट को अलग कर दिया गया है। जो बहुत ही रेलेवेंट होगा आरबीआई, सेबी, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी या फिर वो सारे एग्जाम जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस या इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, उस सेगमेंट को अलग कर दिया गया है। जो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होंगे वो आएंगे आपके ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन होंगे जो जनरल करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। काफ़ी होता है, वो कर लेते हैं, ठीक है। और जो बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड होगा वो उसका वीडियो आपके पास आएगा ऑन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। क्योंकि ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो रहा है तो ये कल आएगा आपके पास, यानी कि सैटरडे को आएगा 8 नवंबर को। इसलिए इसका हेडलाइन, इसका टॉपिक, इसका जो वीडियो का जो हेडलाइन है वो 8 नवंबर 2025 है, ठीक है। इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा की तरह पहले जान लें इस वीडियो में कौन कौन सा न्यूज़ कवर किया गया है। इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट है ना, ये जॉइंटली निकालता है आपका आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ ने तो पहले ही रिपोर्ट निकाल दिया था, वर्ल्ड बैंक ने अभी अपना असेसमेंट दिया है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जो आरबीआई ने आज छापा है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट, इसके बारे में जो मेन चीज़ है वो हम लोग जानेंगे। फिर भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने अनाउंस किया है कि उसके बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है, उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, जो उसके म्यूचुअल फंड वगैरह के बिजनेस को देखता है, उसमें वो अपना शेयर्स बेचेगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड एसबीआई की तीसरी सब्सिडरी कंपनी होगी जिसमें एसबीआई अपना शेयर पब्लिक को बेच रहा है। इससे पहले एसबीआई कार्ड और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, उसमें वो अपना शेयर डाइवेस्ट कर चुका है, वो पब्लिक को दे चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। एसबीआई, एसबीआई का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको एम कैप शॉर्ट में बोलते हैं, वो $100 बिलियन को क्रॉस कर गया। एसबीआई भारत का तीसरा बैंक है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 बिलियन को क्रॉस किया है। फर्स्ट था आपका एचडीएफसी बैंक, सेकंड था आपका आईसीआईसीआई बैंक, और पब्लिक सेक्टर बैंक में पहला बैंक हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एनवीडिया, ये आपका एआई पावर्ड चिप्स बनाता है। ये वर्ल्ड की पहली कंपनी बन गई जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है। और फिर एप्पल वाला न्यूज़ थोड़ा सा पुराना है। एप्पल दुनिया की तीसरी कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है। तो एनवीडिया, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, ये 3 कंपनी है। फिर एमएससीआई, उसने 4 इंडियन कंपनीज को अपने इंडेक्स में शामिल किया है, इसके बारे में देखेंगे। आईपीपीबी, ये होता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द ईपीएफओ, जिसमें ईपीएफओ के जितने सारे पेंशन धारक है ना, जिनको पेंशन मिलता है, उनको हर साल ये प्रूफ देना पड़ता है कि हम जिंदा हैं, जीवन प्रमाणन बोलते हैं ना उसको। तो फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ईपीएफओ को के जो पेंशन धारक हैं उसको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस प्रोवाइड करेगा। फिर अदानी, अदानी की कंपनी है कच्छ कॉपर लिमिटेड, उसने एक एग्रीमेंट साइन किया है एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ, और वहाँ पे वो कॉपर के उसके माइंस में इन्वेस्टमेंट करेगा। मैकडोनल्ड, आपने नाम सुना ही है, ये अमेरिकन फास्ट फूड जायंट है, इसने अपना अमेरिका से बाहर सबसे बड़ा ऑफिस खोला है हैदराबाद में। और फिर मैकडोनल्ड, आप देखते हो भारत में स्विगी या फिर वो स्विगी हो गया, बिग बास्केट वगैरह सब हो गया। स्विगी तो नहीं, जैसे बिग बास्केट है वो 10 मिनट्स में आपका डिलीवरी करता है, जेप्टो है वो करता है, स्विगी का ही एक इंस्टामार्ट है वो भी 10 मिनट में डिलीवरी करता है, ये फ्लिपकार्ट वगैरह सब ने शुरू कर दिया है।
मैकडोनल्ड ने भी एक शुरू किया है, वो भारत में 20 मिनट्स डिलीवरी लॉन्च करेगा। इसके बारे में देखते हैं कहाँ कहाँ होगा। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने 4 कंट्री को ऑफर दिया है कि आप जो हमारा एआई को पायलट यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 जो उसका ऑफिस है, ठीक है, उसका जो डेटा होगा ना, उसका प्रोसेसिंग हम 4 देशों में करेंगे इंक्लूडिंग इंडिया। वैनगार्ड, ये अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने अपना ग्लोबल वैल्यू सेंटर लॉन्च किया है हैदराबाद में। ये जीसीसी है, ये वर्ड है बहुत बार सुनते होगे, इसके बारे में थोड़ा जानना है इसीलिए इसको टच किया है। और फिर अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स के पैटर्न पे आपका बनाए गए हैं, उसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो का। एसबीआई जो है अपना स्टेक डाइवर्स्ट करेगा इन एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, ये जो प्रोसेस है ना डिसइन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब आप किसी कंपनी में पैसे लगाते हो। कोई भी आदमी किसी कंपनी में पैसे कैसे लगाएगा, वो उस कंपनी का शेयर खरीदता है, क्योंकि शेयर आपको दिलाता है ओनरशिप का राइट, मालिकाना हक, ठीक है। तो फिर जब आप कोई कंपनी में पैसा लगाता है बिजनेस के लिए, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, उल्टा हो गया ना। इसका मतलब जब कोई उस कंपनी से अपने शेयर को बेच के अपना पैसा निकालता है, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड ये एक सब्सिडरी कंपनी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर का मतलब हो गया 2 या 2 से ज़्यादा कंपनी मिलकर जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, उसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। तो इसमें एक पार्टनर है एसबीआई और दूसरा है अमुंडी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये फ्रांस की कंपनी है, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर सेटअप किया है एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। ये जो एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड है, इसमें एसबीआई का शेयर है 61.9% के करीब, ठीक है। और अमुंडी का है ना, वो लगभग है 36.6%, और 1.6 के आसपास जो बचता है वो दूसरों के पास है। इसका मतलब एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड में मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देखो जब इस तरह का न्यूज़ आता है ना, और जब जॉइंट वेंचर की बात होती है तो उसमें पूछते हैं परसेंटेज, किसका परसेंटेज कितना है, ये भी थोड़ा याद रखना, ये सब पूछते हैं बैंक के एग्जाम्स में। तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट में अभी फिलहाल एसबीआई का है 61.9 के आसपास और अमुंडी का है 36.6। और अमुंडी कहाँ की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी, ये भी याद रखना है। एसबीआई के बोर्ड ने प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, जिसमें एसबीआई लगभग 6.3% शेयर्स जो है एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड में वो बेचेगा पब्लिक को, और अमुंडी वो लगभग बेचेगा 3.7%। तो टोटल जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है ना एसबीआई और अमुंडी को मिलाकर, वो लगभग हो रहा है 10% के आसपास। वो एग्जैक्ट अगर जाओगे तो 10.0013%, उतना नहीं, 10% याद रखना है। ये जो शेयर बेचेंगे ये कहलाएगा आईपीओ। ये वर्ड आपने सुना होगा, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ का डेफिनेशन क्या होता है, आईपीओ का जो डेफिनेशन है वो जब कोई अनलिस्टेड कंपनी अपना शेयर सेल करता है पब्लिक को, ठीक है। तो जब अनलिस्टेड कंपनी अपना शेयर सेल करता है पब्लिक को, उसको कहते हैं आईपीओ। तो फिर अनलिस्टेड किसको कहते हैं, अनलिस्टेड कंपनी उसको कहते हैं जिसका शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। इसका मतलब आम पब्लिक उसका शेयर मार्केट से खरीद बेच नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड में अपना शेयर बेचेगा। अब क्योंकि एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, इसलिए ये कहलाएगा आईपीओ। आईपीओ के बाद एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड का जो ये 10% शेयर्स है ना, ये 10.001.3% या 10% मान लो, ये शेयर जो होगा ना एनएसई या बीएसई या दोनों पे लिस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम वहाँ से इसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो जब ये लिस्ट हो जाता है ना किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो फिर उस कंपनी को हम लोग कहते हैं लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तब एसबीआई म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट लिमिटेड क्या हो जाएगा, लिस्टेड कंपनी होगा। ये 2026 में होगा आपका। अब मान लो एसबीआई इसके बाद और शेयर बेचना चाहता है,
तो फिर एक वर्ड होता है एफपीओ। एफपीओ कहते हैं फर्दर ऑन, ठीक है, फर्दर ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये जो फर्दर ऑन पब्लिक ऑफरिंग होता है ना, वो क्या होता है, जब एक लिस्टेड कंपनी, ठीक है, ये जब एक लिस्टेड कंपनी अपना शेयर पब्लिक को सेल करेगा, वो कहलाएगा एफपीओ, ठीक है। तो एफपीओ और आईपीओ दोनों में क्रूशियल डिफरेंस क्या हो गया, जब अनलिस्टेड कंपनी अपना शेयर सेल करता है पब्लिक को, वो कहलाता है आईपीओ। जब लिस्टेड कंपनी अपना शेयर सेल करता है पब्लिक को, तो फिर वो कहलाता है क्या, एफपीओ। तो लिस्टेड का मतलब हो गया एफपीओ, लिस्टेड कंपनी इशू करेगा क्या, आईपीओ। ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है। और परसेंटेज तो याद रहेगा। फिर इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट। इसमें ना देखो एक एक लाइन में क्वेश्चंस है, इसलिए थोड़ा सा आराम से इसको कर लेते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, ये एक जॉइंट वेंचर है या प्रोग्राम है किसका, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं, ये ना जो उसके मेंबर कंट्री हैं उसका कम्प्रिहेंसिव रिव्यू करता है उस देश के फाइनेंशियल सेक्टर्स का। वो बेसिकली ये देखता है कि उस कंट्री में फाइनेंशियल सेक्टर कितना मजबूत है या उसमें क्या क्या कमियां हैं। तो फिर वो कमियों को पॉइंट आउट करता है जिससे कि वो कंट्री उसमें रिफॉर्म कर सके, और अगर भविष्य में जो फ्यूचर शॉक्स आएंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, तो वो कंट्री उससे बच जाएगी या उससे अच्छे ढंग से डील कर पाएगी। यही इसका मकसद होता है। अब देखो 2010 के बाद से, ठीक है, 2008 में क्राइसिस आया था ना, ईस्ट एशियन क्राइसिस, उसके बाद से देखो किया इन्होंने। 2010 के बाद से ये मैंडेटरी होता है उन कंट्री के लिए जिसको माना जाता है सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स, ठीक है, फॉर जुरिस्डिक्शन विद सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स। इसका मतलब जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है ना यहाँ पे कंट्री, हम लोग लेमैन की भाषा में बात करें तो जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कंट्री, जैसे इंडिया, चाइना, अमेरिका, ठीक है, फ्रांस, ये सब हो गए जुरिस्डिक्शन, रफली कहें तो कंट्री। अब इसमें से कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं ना जिसको बोला जाता है सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल सेक्टर्स। सिस्टेमिकली इम्पॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल सा है, जो उस देश के इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे रफली कहो भारत के फाइनेंशियल सेक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स क्या क्या हो सकता है, बैंक्स, फिर आपका हो सकता है इंश्योरेंस, फिर आपका हो सकता है कैपिटल मार्केट वगैरह। क्योंकि देखो अगर भारत के बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम होगा तब तो हमारी इकॉनमी का ही बट्टा बैठ जाएगा। अगर हमारा स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम होगा तो इसका इकॉनमी पे बुरा असर पड़ेगा। तो फिर ये क्या करता है, इन सारे सेक्टर्स जो होते हैं ना अपने मेंबर कंट्रीज का, उसका वो रिव्यू करता है, ठीक है। भारत जो है, भारत का रिव्यू नॉर्मली होता है कितने दिनों पे, 5 ईयर्स पे, और करीब 15 देश ऐसे हैं जहाँ पे ये रिव्यू करता है ऑलमोस्ट इन 10 ईयर्स। तो भारत जो है उसका रिव्यू होता है 5 ईयर्स पे, ठीक है। लेकिन देखो आईएमएफ जो है, जो पहला जो लास्ट असेसमेंट हुआ था भारत का, वो हुआ था 2017 में। उसके बाद उन्होंने असेसमेंट किया है 2024 में। तो 5 ईयर्स तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आप जानते हो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एग्जाम्स में हम लोग सारा जो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं वो थ्योरी पे देते हैं, प्रैक्टिस पे नहीं देते। तो अगर एग्जाम में पूछता है भारत का कितने दिनों पे रिलीज प्रोग्राम आईएमएफ वर्ल्ड बैंक रिव्यू करता है, तो हमारा आंसर होगा 5 ईयर्स। यहाँ तक ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर भारत का असेसमेंट करेंगे फाइनेंशियल सेक्टर्स का, लेकिन रिपोर्ट दोनों अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। तो आईएमएफ जो अपना रिपोर्ट निकालता है उसको कहता है वो फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट, FSSA रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक जो अपना रिपोर्ट निकालता है उसको कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट। आपको क्या याद रखना है, आपसे ये पूछेगा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन इशू करता है, इतना ही याद करना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आईएमएफ। फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट
कौन इशू करता है? वर्ल्ड बैंक। इतना याद कर लो, काफ़ी रहेगा। और फिर याद ये रखना, ये कितने दिनों पे होता है? 5 ईयर्स पे इन थ्योरी। अभी हम लोग क्यों याद कर रहे हैं? आईएमएफ ने अपना भारत का रिपोर्ट अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था 25 फरवरी 2025 को ही। वर्ल्ड बैंक ने अपने वेबसाइट पे ये रिपोर्ट अपलोड किया है 30 अक्टूबर 2025 को, लेकिन आरबीआई ये इन्फॉर्मेशन अभी दे रहा है, इसीलिए इसमें हम करंट बोल रहे हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। एसबीआई में ही रहते हैं। एसबीआई का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो क्रॉस कर गया है $100 बिलियन। ठीक है, एसबीआई भारत का तीसरा बैंक है, ठीक है, आफ्टर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन या मोर हुआ। डॉलर्स जब भी बोलते हैं तो यूएसडी बोलते हैं, अमेरिकन डॉलर्स बोलते हैं। ये देखो, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक है, एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है। इसका मतलब फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन को क्रॉस किया, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आज की बात करें, ये कल का न्यूज़ था आपका। भारत में सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है, सबसे वैल्यूएबल कंपनी है भारत का। उसके बाद सेकंड नंबर पे एचडीएफसी, थर्ड पे है भारती एयरटेल, फोर्थ पे है टीसीएस, फिफ्थ पे है आईसीआईसीआई और सिक्स पे है एसबीआई। तो आज की बात करें तो 6 भारत की कंपनियां हैं जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन से ज़्यादा है। एसबीआई ने जब ये अपना न्यूज़ दिया था तो एसबीआई ने ये कहा था कि हमारा कुछ टारगेट है। एक टारगेट क्या है? विश्व के टॉप 10 बैंक्स में हमें शामिल होना है। ये टारगेट फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी बैंक्स के लिए सेट किया है कि एक भारतीय बैंक तो कम से कम टॉप 10 बैंक में आना चाहिए। एसबीआई कह रहा है ये टारगेट हम पूरा करेंगे। अभी फिलहाल एसबीआई का रैंक वर्ल्ड में कितना है? 43 ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स। बैंक्स में जब एसेट्स की बात करते हैं ना, तो बेसिकली लोन्स एंड एडवांस की बात करते हैं, यानी कि अगर कितना उन्होंने लोन दे रखा है, ठीक है, लोन, उसको एडवांस बोलते हैं, इसको ये लोग एसेट्स बोलते हैं क्योंकि उसी से उनको इनकम होता है ना। तो अगर लोन वोन के हिसाब से देखेंगे, लोन एंड एडवांस के हिसाब से देखेंगे, तो वर्ल्ड में इसका रैंक अभी फिलहाल कितना है? 43। एसबीआई का टारगेट क्या है? इसको वर्ल्ड का बनना है टॉप 10 बैंक्स। और एक और मज़ेदार चीज़, एसबीआई कहता है अपने हिस्ट्री में उसने पहली बार जो लॉस लिया था ना, वो लॉस उसने कब सफ़र किया था? 2018-2019 में। एसबीआई के जो चेयरमैन है ना, CS सेठी, उन्होंने कहा कि उसके बाद हम बैंक ने ये डिसाइड किया कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए और कभी भी एसबीआई में लॉस ना हो। इसका परिणाम देखो, एसबीआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन $100 बिलियन क्रॉस कर गया है। यहाँ पे देखो है एम कैप, इसका फुल फॉर्म होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक रफली समझाने की कोशिश करते हैं आपको। सपोज करो ये एसबीआई है ना, सिंपल भाषा में। और सपोज करो ना, कंपनी में कितने शेयर हैं? 100 शेयर हैं। सपोज करो भारत सरकार के पास 55% शेयर्स हैं, इसी के आसपास हैं। इसका मतलब 55 शेयर किसके पास है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। इसका मतलब देखो, पब्लिक के पास कितने शेयर हो गए? 45, ठीक है, क्योंकि एसबीआई लिस्टेड कंपनी है। तो अगर एसबीआई के पास मान लो 100 शेयर हैं, तो 55 शेयर तो गवर्नमेंट के पास है, तो वो तो लिस्टेड नहीं होगा आपका एनएसई या बीएसई पे या दोनों पे। तो लिस्टेड कितने शेयर हैं? 45 इस एग्जांपल के हिसाब से। ये जो 45 शेयर्स है ना, इसको पब्लिक मार्केट में खरीद सकता है और बेच सकता है। इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री फ्लोट ऑफ शेयर्स। तो मार्केट में कितना शेयर है एसबीआई का जिसको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है? 45। अब देखो, मार्केट खुलेगा, एसबीआई के शेयर्स में ट्रेडिंग होगा, ऊपर नीचे होता रहता है, ये तो है ना। सपोज करो आज एसबीआई का जो एवरेज शेयर प्राइस था ना, वो सपोज करो कितना था? 100 रुपये, एग्जाम्पल है। तो फिर 100 रुपीज़ एवरेज प्राइस था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। जो फ्री फ्लोट शेयर्स है 45 है, तो फिर कितने हो गए? 4500, यही हो गया ना, 4500। ये एसबीआई का हो गया मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं।
मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? फ्री फ्लोटिंग शेयर ऑफ द कंपनी मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज स्टॉक मार्केट प्राइस या एवरेज मार्केट प्राइस, इसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो फिर अगर इस हिसाब से देखें तो फिर SBI का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना क्रॉस कर गया है? $100 बिलियन। ये एक अचीवमेंट है बैंक के लिए। ये तभी बढ़ेगा, आपके शेयर का प्राइस तभी बढ़ेगा जब आप अच्छा कर रहे हो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा है, और भविष्य में भी उम्मीद है कि आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तभी तो लोग शेयर खरीदेंगे। ठीक है। और क्योंकि मार्केट में लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर है, खरीदने वाले ज़्यादा, बेचने वाले कम, तो शेयर का प्राइस क्या होगा? जूम करेगा। वो मार्केट इकॉनमी का फिलॉसफी जो है, ये तो क्लियर है। एम कैप सिंपल सा चीज़ होता है, इसी को कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है। अब देखो मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ले लो एनवीडिया। एनवीडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस कर गया है $5 ट्रिलियन। ये वर्ल्ड का पहला कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। एनवीडिया लिस्टेड है आपका नैस्डैक पे। नैस्डैक ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है आफ्टर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। नैस्डैक होता है ना, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स। ये डी है आपका ऑटोमेटेड कोटेशन। नॉर्मली जितना भी टेक्नोलॉजी कंपनी है वो आप देखोगे नैस्डैक पे ही लिस्टेड होंगे। ये TCS, इन्फोसिस वगैरह भी नैस्डैक पे ही लिस्टेड हैं आपके। ये नैस्डैक लिस्टेड कंपनी है एनवीडिया। ये फेमस है वर्ल्ड में किस में? ये AI पावर्ड चिप्स बनाता है। वो चिप जो आप यूज़ करते हो ना कंप्यूटर में, हर जगह जो चिप का यूज़ होता है, आप तो कह लो फ़ोन से लेके टॉयज़ तक में चिप्स का इस्तेमाल होता है। ये AI पावर्ड चिप्स बनाता है। और आजकल क्रेज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसके शेयर का ज़बरदस्त आपका वैल्यू बढ़ा है। और ये भी आया था ना न्यूज़, ये अपना AI पावर्ड चिप सप्लाई करेगा सैमसंग को, hyundai को, नोकिया को। सैमसंग, hyundai वगैरह ना ये अपने कार वगैरह में लगाएंगे और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में लगाएंगे। नोकिया वो भी अपना फ़ोन वोन जो बनाता है उसमें लगाएगा। इसके कारण ना ज़बरदस्त इसके शेयर में उछाल आया है। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड का पहला कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 4 ट्रिलियन क्रॉस किया था वो भी एनवीडिया ही था। एनवीडिया के CEO कौन है? जेनसन वांग। ठीक है। इनका कल स्टेटमेंट आया था। इन्होंने कहा था कि चाइना इज़ नैनो सेकेंड बिहाइंड यूनाइटेड स्टेट्स इन AI फील्ड। इसका मतलब इसका कहना है कि चाइना कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स को बीट कर देगा AI के फील्ड में। कहने का बेसिकली इनका मतलब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके जो कह दिया ना कि हमें बाहर का हाईटेक लेबर नहीं चाहिए, इंडियंस नहीं चाहिए, अमेरिकन को ही हायर करो, वो कहता है इससे क्या होगा? अमेरिका को ही नुकसान होगा और आगे निकल जाएगा कौन? चाइना। हाँ तो ठीक है। इसी से देखो रिलेटेड है न्यूज़। एप्पल दुनिया का तीसरा कंपनी बन गया है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है ना वो 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया। ठीक है। तो वर्ल्ड में अभी 3 कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन या उससे ज़्यादा है। टॉप पे कौन है? एनवीडिया। सेकंड पे कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। और थर्ड पे कौन है आपका? एप्पल। ये तो याद रहेगा, 3 ही कंपनी है। एप्पल का कारण क्या है? एप्पल ने देखो अभी लॉन्च किया था iPhone 17, उसका लेटेस्ट मॉडल। और ये जो मॉडल है ना ज़बरदस्त बिक रहा है आपका US और चाइना में। ये 2 सबसे बड़े मार्केट हैं आईफोन के, भारत नहीं है। ठीक है। लेकिन मज़े की बात क्या है, ये जितने सारे iPhone 17 मॉडल्स जो वर्ल्ड में बिक रहे हैं ना, ये सभी के सभी कहाँ मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं? इंडिया में हुए हैं। ठीक है। एप्पल का CEO कौन है? टिम कुक। एक चीज़ और याद रखना, एप्पल आईफोन नहीं बनाता। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, फ़ोन देखोगे एक हो जाता है सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन। ठीक है। फ़ोन का डिज़ाइन करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। एक फ़ोन का होता है ना जिसको कहते हैं हैंडसेट। हैंडसेट जो हमारे और आपके हाथ में होता है, इसको हार्डवेयर बोलते हैं। एप्पल सिर्फ सॉफ्टवेयर और डिज़ाइनिंग का काम करता है। सारा चीज़ बना दिया तो फिर अब हैंडसेट है। iPhone 17 जो फ़ोन जो आप लेके हाथ में घूमते हो ना उसको हैंडसेट बोलते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? इसका मैन्युफैक्चरिंग एप्पल नहीं करता। एप्पल ने इसके कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है और उसका सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वो है आपका फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन ने भारत में खोल रखा है। ये ताइवान की कंपनी है
उसने भारत में अपना प्लांट लगा रखा है, ठीक है। कुछ टाटा भी बनाता है आपका आईफोन। तो यही याद रखना, भारत अब आईफोन का एक हब बनता जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग का। ये रिप्लेस कर रहा है किसको? चाइना को। फिर IPPB, उसने साइन किया है MOU विद EPFO टू प्रोवाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस। ये शायद आपने सुना भी होगा, थोड़ा पुराना न्यूज़ है, लेकिन कुछ बताना है इसलिए इसको किया है। पहले IPPB का फुल फॉर्म इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। ये प्रोवाइड करेगा डोर स्टेप सर्विस ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट टू द पेंशनर्स ऑफ द EPFO। EPFO होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। मनसुख मांडविया है ना आपके, ठीक है। तो ये आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। EPFO में पेंशन का भी स्कीम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, भारत में जो भी पेंशन लेते हैं उनको ना हर साल ये प्रूफ देना पड़ता है कि आप जिंदा हो, तभी आपको ये पेंशन दिया जाएगा अगले साल के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि आपको हर बार, क्योंकि देखो धीरे धीरे एज भी होने लगता है, लोग बूढ़े भी होने लगते हैं, इसके कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, आपको वहाँ पे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो, जिसको कहते हैं जीवन प्रमाणन। यानी कि जीवन प्रमाण का मतलब आप जिंदा हो भाई, ये डिजिटली आप लाइफ सर्टिफिकेट भेज दो। लेकिन ये कैसे होगा? ये जो जीवन प्रमाण है ना, ये एक आधार बेस्ड बायोमेट्रिक इनेबल्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है पेंशनर्स के लिए। इसका मतलब इसको ज़रूरत क्या होगा, आपका आधार होना चाहिए, ठीक है। आप जानते हो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पोस्ट ऑफिस का ही है ये। भारत के किस गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं होगा जहां पे उसके डाकिया नहीं होंगे या फिर डाक सेवक नहीं होंगे? तो अब इसीलिए पोस्ट ऑफिस कहता है कि भाई हम गांव गांव हर घर घर हमारा जो डाकिया है वो जाएगा, उसके पास एक छोटा सा मशीन होगा, ठीक है, जो नेट कनेक्टेड होगा। वो UIDAI जो इशू करता है आधार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ वो लिंक होगा। आप जाओ, ठीक है, आपके घर में ये डाकिया आएगा उस मशीन को लेकर, उसमें अपना अंगूठा लगाओ, UIDAI के साथ सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। अगर उसने कह दिया कि हाँ ये उसी आदमी का डिटेल है, आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण जनरेट हो जाएगा और ये आपके डिपार्टमेंट के पास चला जाएगा। आप निश्चिंत से आराम से बैठ के पेंशन लेते रहो, यही इसका मतलब है, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में, ठीक है। ये देखो, इसको सेटअप किया था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जिसके अंदर पोस्ट ऑफिस आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंदर है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर है। इसका ना 2 पायलट ब्रांच खोले गए थे 30 जनवरी 2017 को। एक ब्रांच खोला गया था रांची में झारखंड में, और एक ब्रांच खोला गया था रायपुर छत्तीसगढ़ में। जब ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया तो फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। ये देखो एक पेमेंट बैंक है, ठीक है। तो पेमेंट बैंक होने के कारण ये आपका लोन वगैरह नहीं दे सकता, और ये डिपॉजिट ही सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। ये इवन आपका फिक्स डिपॉजिट्स और RD उसको भी नहीं ऑफर कर सकता है ये, ठीक है। तो ये सिर्फ बेसिकली क्या ऑफर करता है, ये ऑफर करता है आपका डिमांड डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स को ये ऑफर कर सकता है। ये ना तो FD ऑफर कर सकता है, ना RD ऑफर कर सकता है, लोन तो ये दे ही नहीं सकता है, यहाँ तक ठीक है। और इसमें जो मैक्सिमम आप डिपॉजिट कर सकते हो वो 2 लाख रुपए तक का कर सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, ये एक पेमेंट बैंक है, तो इसका मतलब इसका रेगुलेटर कौन होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और बैंक का पंच लाइन है, आपका बैंक आपके द्वार। अभी फिलहाल MD और CEO कौन है? R विश्वेश्वरन, ठीक है। ये इसका इंडिया पोस्ट बैंक के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट न्यूज़ है स्टॉक मार्केट से ही है।
MSCI adds 4 इंडियन कंपनीज टू इट्स इंडिया इंडेक्स। ठीक है, पहले तो MSCI का फुल फॉर्म देख लें। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। मॉर्गन स्टैनली एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसका ऑपरेशन लगभग पूरे वर्ल्ड में है। ये क्या करता है, ये बेसिकली ना ग्लोबल इंडेक्स प्रोवाइडर है। ठीक है, ये देखो है क्या, इंडेक्स बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है किसी एक कंट्री के, जैसे एक स्टॉक मार्केट होता है ना, उसमें जो बेस्ट कंपनीज होते हैं उसको चूज करके बनाया जाता है इंडेक्स, और इन थ्योरी वो रिफ्लेक्ट करते हैं पूरे मार्केट को। ठीक है, तो अगर आपको किसी स्टॉक मार्केट के बारे में पता करना है तो आप उसके इंडेक्स को देखते हो। जैसे भारत में है पॉपुलर सेंसेक्स BSE का, और निफ्टी है आपका NSE पे। इन थ्योरी अगर BSE NSE ऊपर जा रहा है इसका मतलब भारत में स्टॉक मार्केट ठीक ठाक काम कर रहा है, अगर नीचे आ रहा है इसका मतलब स्टॉक मार्केट क्या है, डाउन है। लेकिन इंडेक्स में ना हमेशा याद रखना कुछ सेलेक्टेड कंपनीज ही शामिल किए जाते हैं और इसको ट्रैक किया जाता है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब हम लोग वर्ल्ड की बात करें, अमेरिकन है, कनेडियन है, यूरोपियन है, बहुत पैसा है इनके पास। ये वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है। तो वो कहाँ पे हो रहा है, इंडिया में, चाइना में, आपका ब्राज़ील में, इसको इमर्जिंग मार्केट्स पे बोलते हैं। कैसे उसको इन्वेस्ट करें वहाँ पे, कैसे पता चले कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी ख़राब है, तो वो फिर क्लू के लिए ना वो देखते हैं MSCI, है ना, इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स। MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में देखते हैं कौन कौन कंपनी को शामिल किया गया है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ये है, थ्योरी ये है कि इसमें अच्छी अच्छी कंपनी का ही कोई शामिल किया गया होगा जिसका भविष्य अच्छा है, जिसका शेयर लोग खरीदना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कंपनी का प्रॉफिट भविष्य में बढ़ने वाला है। तो फिर इसको वो ट्रैक करते हैं और फिर वो भी यहाँ पे पैसे लगाने शुरू कर देते हैं। ये देखो इसका महत्व ये होता है, MSCI बार बार जो इंडेक्स है ना उसके पोर्टफोलियो को चेंज करता रहता है। चेंज करने का मतलब है ना कुछ कंपनी को निकाला, कुछ कंपनी को ऐड किया। अभी MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में 2 कंपनी को बाहर कर दिया गया है, एक है टाटा एलेक्सी और दूसरा है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब मार्केट में इन शेयर्स का भी डिमांड नहीं है और भविष्य में भी नहीं होने की संभावना है, इसीलिए इनको आउट कर दिया गया। 4 कंपनी को ऐड किया गया है, पेटीएम, फोर्टिस हेल्थ केयर, GE वर्नोवा, T&D इंडिया, ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, एंड सीमेंस एनर्जी इंडिया। 4 कंपनी को शामिल किया गया, 2 को बाहर कर दिया गया। तो अब MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स में टोटल कंपनी कितने हो गए, भारतीय कंपनी 163 कंपनी इसमें शामिल किए गए हैं। ये ठीक है। ठीक है, एक दूसरा न्यूज़ देख लीजिए, अदानी, ये वही है गौतम अदानी। उनकी कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है विद एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी टू डेवलप कॉपर प्रोजेक्ट। अदानी की जो कंपनी है वो है अदानी इंटरप्राइज, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है कच्छ कॉपर लिमिटेड। कच्छ कॉपर लिमिटेड ने एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी कैरावल मिनरल्स लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। इसमें क्या होगा, जो कैरावल मिनरल्स लिमिटेड है ना, इसका एक बहुत बड़ा कॉपर का माइन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। उस प्रोजेक्ट का नाम है कैरावल कॉपर प्रोजेक्ट। इसमें अडानी इंटरप्राइज जो है वो आपका इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर बता रहे हैं कितना होगा, 1.7 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर का होगा। इसमें अडानी कितना करेगा अभी उतना क्लियर नहीं है। ठीक है, उससे हमें मतलब भी नहीं है फिलहाल। अभी हमें किससे मतलब है, इस एग्रीमेंट के तहत जो कच्छ कॉपर लिमिटेड है वो जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो कॉपर प्रोडक्शन होगा कैरावल कॉपर प्रोजेक्ट्स में, जो लगभग एस्टिमेट कर रहा है 62,000 टन से लेके 71,000 टन, ये सारा का सारा वो खरीद लेगा और ये भेजेगा कहाँ पे, अदानी का एक कॉपर स्मेल्टर प्लांट है मुंद्रा, गुजरात में। ये कहते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉपर प्लांट है जो सिंगल लोकेशन साइट पे है, यानी एक जगह पे सबसे बड़ा जो वर्ल्ड का कॉपर प्लांट सेटअप हुआ ना, स्मेल्टर प्लांट, यानी कॉपर ओर निकालेगा ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ लाएगा, स्मेल करेगा, फिर उसको कॉपर मेटल के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर प्लांट जो है वो अडानी इंटरप्राइज का है, कंपनी का नाम है कच्छ कॉपर लिमिटेड। ये कहाँ पे सेटअप हो रहा है, मुंद्रा, गुजरात में, यहीं पे इसको प्रोसेस किया जाएगा।
ठीक है, ये देखो न्यूज़ है। ठीक है, थोड़ा सा जान लो कॉपर के बारे में, है ना। देखो कॉपर जो है ना, कॉपर ये बेसिकली हम लोग इस तरह से जानते हैं, ये विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मिनरल है, नॉन फेरस मिनरल है। ठीक है, कॉपर, कॉपर को बेसिकली यूज़ करते हैं किसके लिए? कॉपर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए देखिए पंखा वगैरह में ना, अच्छे पंखे में कॉपर का वायरिंग यूज़ किया जाता है आपका। लेकिन कॉपर का डिमांड वर्ल्ड में क्यों है? क्योंकि कॉपर को शामिल किया जाता है एज वन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। इसको क्रिटिकल मिनरल्स के श्रेणी में रखा गया है वर्ल्ड ओवर। क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होता है जो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूरे विश्व में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए मारामारी हो रहा है, जिसमें कॉपर भी है। ठीक है, थोड़ा सा जान लो। दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के पास थर्ड लार्जेस्ट नोन कॉपर रिजर्व्स है आफ्टर चिली एंड पेरू। देखो सबसे ज़्यादा कॉपर रिजर्व्स है चिली में, उसके बाद है पेरू में। भारत चिली और पेरू के साथ फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट्स, ये डिस्कशन हो रहा है, टॉक हो रहा है। ये बेसिकली क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें चिली और पेरू से चाहिए क्या? कॉपर। तो फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट साइन हो जाएगा ना, इसके बाद भारत निश्चिंत हो जाएगा कि इतना हमारे पास तो कॉपर आएगा ही आएगा, तब हमारे कॉपर का प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए देखो चिली और पेरू को भारत टारगेट कर रहा है, इसके साथ फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट साइन करने नेगोशिएशन कर रहा है, और देखना साइन भी हो जाएगा वो। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉपर का रिजर्व है चिली के पास, पेरू के पास, ऑस्ट्रेलिया का रैंक है थर्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉपर ओर है ना, उसका एक्सपोर्ट कौन करता है? चिली। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉपर को रिफाइन कहाँ किया जाता है, स्मेल्ट कहाँ किया जाता है? वो है चाइना। तो चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रिफाइंड कॉपर। भारत कॉपर में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, भारत में जो सबसे बड़ा रिजर्व्स है कॉपर का, वो पाया जाता है राजस्थान में। राजस्थान में दो माइंस है, खेतरी और झुंझुनू बेल्ट में। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है मलंजखंड माइन, ये सबसे बड़ा आपका ओपन कॉपर माइन है भारत का। और तीसरा कॉपर का जो सबसे बड़ा भंडार जो पाया जाता है स्टेट वाइज, वो है झारखंड। झारखंड में कौन सा जगह है? सिंहभूम। ये चीज़ भी कॉपर में आप याद रखिएगा। ठीक है, एक छोटा छोटा न्यूज़ है। अमेरिकन फास्ट फूड चेन जो है मैकडोनल्ड, उसने अमेरिका से बाहर अपना सबसे बड़ा ऑफिस सेटअप किया है, और ये सेटअप किया है कहाँ पे? हैदराबाद। इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप कहता था ना अपने कंपनीज को, भारत मत जाओ। आपको याद होगा, आपने सुना भी होगा, उसने एप्पल को कहा था भारत मत जाओ, उसको कहता था भारत मत जाओ। सब कंपनी उसको ठेंगा दिखा रहे हैं और सब अपना ऑफिस सेटअप कर रहे हैं कहाँ पे? इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकॉनमी इन द वर्ल्ड। इंडिया ग्रो कर रहा है, और उम्मीद है कि भारत की इकॉनमी और ग्रो करेगी। इसीलिए मैकडोनल्ड ने अपना अमेरिका से बाहर सबसे बड़ा ऑफिस खोला है कहाँ पे? हैदराबाद में। इतना याद करना है। फिर मैकडोनल्ड में ही देखो, मैकडोनल्ड खुद इंडिया में बिजनेस नहीं करता है, इसका फ्रेंचाइजी होता है। अलग अलग जगह पे फ्रेंचाइजीज ने दे रखा है, वही मैकडोनल्ड का ब्रांड यूज़ करते हैं, उसी की तरह लेआउट बनाते हैं और उसका सामान बेचते हैं। इसके बदले मैकडोनल्ड को वो ना रॉयल्टी पे करते हैं, या दूसरे शब्दों में कमीशन पे करते हैं। वेस्ट और साउथ इंडिया में मैकडोनल्ड का जो एजेंसी है वो है वेस्ट लाइफ फूड के पास। उसने अनाउंस किया है कि वो 20 मिनट्स फूड डिलीवरी मॉडल लॉन्च करेगा भारत में। वो किसके थ्रू? मैक डिलीवरी ऐप। आपको याद आता है? याद आता है डोमिनोज का एक ऐड आता था परेश रावल का, पिज़्ज़ा है फ्री, 30 मिनट्स में अगर नहीं आता तो पिज़्ज़ा आपके लिए फ्री होगा। और स्विगी वगैरह, सॉरी, स्विगी ने भी तो इंस्टामार्ट लॉन्च किया ना, जो घर में खाने का सामान आपको 10 मिनट में पहुंचा देगा। सॉरी, वो खाने पीने का सामान 10 मिनट में पहुंचा देगा। बिग बास्केट, वो क्या क्या है वो सब, 10 मिनट डिलीवरी। इसी में वो आपका आ गया है मैकडोनल्ड। वो कितने देर में आपके घर में खाना पहुंचाएगा? 20 मिनट्स में फूड का डिलीवरी करेगा। ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट। भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन का पॉइंट है ना, डेटा। देखो 20th सेंचुरी जो था ना, वो था ऑयल का।
21st सेंचुरी जो है ना, वो है आपका डेटा का। जैसे मुकेश अंबानी का फेमस स्टेटमेंट है, जो डेटा इज़ द ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी। ठीक है, आज हर चीज़ ऑनलाइन है, डेटा इंपॉर्टेंट होता है। भारत चाहता है कि भारत में जितने सारे लोग हैं जिनका डेटा जो डेटा होता है उनका, जो ऑनलाइन वो यूज़ करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, गूगल यूज़ करते हो, या फिर और सब चीज़ यूज़ करते हो, तो इनका जो डेटा होता है, जो हमारा, जो हम कब खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, कहाँ रहते हैं, कितना पेमेंट करते हैं, किस किस समय पे हम लोग खरीदते हैं, ये यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? दूसरी कंपनीज के द्वारा। फिर वो आपके हिसाब से प्रोडक्ट बना के आपको टारगेट करके बेचते हैं। भारत चाहता है कि भारतीयों का जो भी डेटा है, ये जो सारे मल्टीनेशनल डिजिटल कंपनी है ना, ये डेटा का प्रोसेसिंग भारत में ही करे। इसका मतलब उनको सर्वर भारत में सेटअप करना पड़ेगा, ये भारत चाहता है। अमेरिका इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि भारत इस तरह का रेस्ट्रिक्शंस ना लगाए। ये भी दोनों के बीच में एक फ्लैश पॉइंट है। ठीक है, लेकिन भारत ने इंसिस्ट करना शुरू कर दिया है कि जो भी मल्टीनेशनल डिजिटल कंपनी होगा, अगर वो भारत में डेटा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर भारत का डेटा का जो प्रोसेसिंग है वो भारत में ही होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए तैयार हो गया है, क्योंकि ये हर देश वाला चाहता है कि उसके डेटा पे उसका कंट्रोल हो, है ना। माइक्रोसॉफ्ट उसने अनाउंस किया है कि उसका जो माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट है, को पायलट है ना, वो उसका एआई है। अब माइक्रोसॉफ्ट 365 तो जानते हैं आपका ऑफिस सूट है, तो जो भी माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट यूज़ कर रहा है, उस कंट्री का जो डेटा प्रोसेसिंग है वो उसी देश में करेगा। और ये कब तक लागू कर देगा? 2025 के एंड तक। ये जो अभी उसने 4 कंट्रीज को ये ऑफर किया है, 4 में से एक है आपका भारत, दूसरा है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यही याद रखिएगा। कौन सा कंपनी है जो अपने प्रोडक्ट का, है ना, वो डेटा प्रोसेसिंग जो है वो भारत में ही करने के लिए तैयार हो गया है? माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, एक छोटा सा न्यूज़ आया था, वैनगार्ड, ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उसने अपना ग्लोबल वैल्यू सेंटर लॉन्च किया इन हैदराबाद, तेलंगाना। वैनगार्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये GCC, एक तो फुल फॉर्म याद रखना। टेक में GCC का मतलब होता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ठीक है, ये देखो क्या है, जैसे आप पहले सुनते थे ना कॉल सेंटर, अमेरिकन कंपनी है, उसको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना है, तो अमेरिका में बहुत महंगा पड़ता था, तो वो गरीब उन देशों में चले जाते थे जहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले, अच्छे इंग्लिश बोलने वाले होंगे और बहुत सस्ते दाम पे काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उसको कहते थे कॉल सेंटर, या उसको बैक ऑफ। फिर धीरे धीरे ना काम एक्सपैंड होने लगा, वो अपना डेटा प्रोसेसिंग, वो अपना क्या कर लिए, कुछ छोटा मोटा काम और भारत भेजना शुरू कर दिए। ये सब देखो होता था क्लरिकल काम। बाद में सॉफ्टवेयर बनाने के जगह पे माइक्रोसॉफ्ट में कहते थे ना, ये मेरा सॉफ्टवेयर, इसका छोटा सा, माइक्रोसॉफ्ट कहता था इन्फोसिस को, मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है, इसका ये छोटा सा कोड बना के मुझे दे दो। पूरा सॉफ्टवेयर को कभी इन्फोसिस से नहीं बनवाते थे। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, धीरे 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 अब भारत इस स्थान पे पहुँच गया है कि अब वो कंप्लीट पैकेज बनाना शुरू कर दिया है MNCs के लिए। ठीक है, जैसे एक MNC है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको अपना एक सॉफ्टवेयर या एक प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, और तभी वो अपना वो प्रोडक्ट बना पाएगा जिसपे उसका पेटेंट होगा। ये काम पहले क्या करते थे, वो अपने कंट्री में करते थे, या फिर अलग अलग टुकड़ों में बांट के दुनिया के दूसरे देशों को भेजते थे, या फिर वो लोग जाते थे आयरलैंड को, स्पेन को, या फिर इसराइल को। अब ये लोग क्या करना शुरू कर दिए हैं, ये सारा काम ना वो भारत शिफ्ट करना शुरू कर दिए है। एक ही जगह होगा जिसको वो कहते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। ठीक है, उसमें क्या होगा, वहाँ पे कंपनी का नया प्रोडक्ट बनेगा या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनेगा। ठीक है, जो कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सब्सटैंशियल वैल्यू क्रिएट करता है। इसको कहते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। और वर्ल्ड का लगभग 50% से ज़्यादा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर
भारत में आ रहा है या आ चुका है और आने वाला है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना H1B वीज़ा हम बंद कर देंगे, इंडियंस को नहीं आने देंगे, आप देखो भारत सरकार को जरा भी चिंता नहीं हुई, क्योंकि H1B वीज़ा आपको अमेरिका जाके काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट कहेगा, या अमेजन था ना सबसे ज़्यादा वो इशू करता था, वो कहता है क्या, जाने की ज़रूरत नहीं है, हम भारत में अपना सेंटर खोल देते हैं, यहीं पे काम करो। ठीक है, तो एक समय था जब भारत सिर्फ कॉल सेंटर था। आज भारत के पास ऐसा क्वालिफाइड टेक्निकल मैन पावर है कि अब कंपनी अपना प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलप करना शुरू कर दिया है थ्रू ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। बस यही समझाना है, वैनगार्ड तो एक बहाना था। ठीक है, आज के वीडियो में ये सारे कुछ न्यूज़ थे। एक बार हम लोग थोड़ा सा MCQ सेक्शन भी देख लें। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द शेयर ऑफ द SBI इन इट्स सब्सिडरी कंपनी SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड? ऑप्शन ए 51%, ऑप्शन बी 61%, 61.9%, ऑप्शन सी 70.5%, ऑप्शन सी डी 72.3%, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड में SBI की हिस्सेदारी कितनी है? आप जानते हो इसकी हिस्सेदारी कितनी है? 61.9%। सेकेंड, SBI became the dash bank in India to have a market capitalization of $100 billion or more. Option A first, option B second, option C third, option D fourth, option E none of these. ठीक है, आप जानते हो फर्स्ट बैंक कौन था? HDFC बैंक। सेकंड कौन था? ICICI बैंक। और थर्ड कौन है? SBI। तो आंसर क्या होगा? C थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, which is the first company in the world to cross 5 trillion market capitalization? वर्ल्ड का पहला कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन को क्रॉस किया है, वो कौन सी कंपनी है? फर्स्ट मतलब ए एप्पल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एनवीडिया, डी अल्फ़ाबेट गूगल का मालिक, और ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो ये कंपनी कौन है? एनवीडिया। और वर्ल्ड में भी $4 ट्रिलियन क्रॉस करने वाली पहली कंपनी कौन थी? एनवीडिया ही थी। क्वेश्चन नंबर 4, विच इंडियन कंपनी हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग with Australian Caravel Minerals Limited to develop its copper project in Australia? A. Hindustan Copper Limited, B. Kutch Copper Limited, C. Hindalco Industries Limited, D. Vedanta Limited, E. None of these. आप जानते हो अदानी की कंपनी है कच कॉपर लिमिटेड। B. 5. Who amongst the following releases the country-specific financial system stability assessment report? A. OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, B. International Monetary Fund, C. World Bank, D. Standard and Poor Global Ratings Limited, E. None of these. इसका आंसर क्या होगा? बी IMF। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।